बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें हमने 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने हैं, जो जून क्लोजिंग से पहले हमने जो जब अपने अकाउंट्स क्लोज़ करने हैं तो ये 4 चीज़ें एटलीस्ट जो इसकी जो कंप्लायंस है, इसकी जो रिकन्सिलिएशंस है या इसकी जो एडजस्टमेंट है, ये जून क्लोजिंग से पहले होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो उसके हम रिस्क भी देखेंगे और उसको कैसे कवर करना है उसको भी हम स्टडी करेंगे। ये वैसे तो हमें हर महीने इसको चेक करना चाहिए, लेकिन अगर हम हर महीने नहीं चेक करते किसी भी रीज़न से, तो एट लीस्ट हमें जून क्लोजिंग पे जाके पूरे साल को इस तरीके से चेक करना है ताकि जो फ्यूचर की जो नोटिसेज़ हैं या जो सब्सीक्वेंट जो भी इससे रिलेटेड जो कंप्लायंस आती हैं, उसका हम टाइमली रिप्लाई और विदाउट पेनल्टी हम उसका जवाब दे सकें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है सेल समरी। बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन चूंकि हम इसको इग्नोर करते हैं इस वजह से हमें इसको चेक करना बड़ा ज़रूरी है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे मंथ कंसीडर करता हूँ कि लेट्स से ये जुलाई टू जून हमने रिकन्सलेशन करनी है। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं जब भी हम डाटा हमने जब भी स्टडी किया है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो डाटा हमने चेक करना है वो दो तरीक़ों से चेक करना है, एज़ पर सॉफ्टवेयर या लेजर। यानी कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा आ रहा है और जो डाटा अवेलेबल है किसके अंदर, एज़ पर सेल टैक्स रिटर्न। उसके बाद इसको हम अज्यूम करते हैं ये ए है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं बी है, और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि सी क्या है, ये डिफरेंस है फॉर द मंथ, और डी हम अज्यूम कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड डिफरेंस। फॉर द मंथ कितना हो रहा है, एक्यूमुलेटेड कितना हो रहा है, हमने इसको अज्यूम कर लिया। अब इसमें देखिएगा कि हमने चेक क्या करना है और किस तरीके से चेक करना है। फॉर एग्जांपल, जुलाई के महीने में सॉफ्टवेयर के अंदर सेल आ रही थी 100, सेल टैक्स रिटर्न में हमने उसको रिपोर्ट किया 90, तो 10 का डिफरेंस आ गया, और क्यूमुलेटेड डिफरेंस भी हम ज्यूम करते हैं कि ओपनिंग नहीं था, 10 हो गया। अगले महीने सॉफ्टवेयर के अंदर सेल आ रही थी 120, और हमने रिटर्न में कितनी शो कर दी, 130, डिफरेंस कितना आ गया, 10 नेगेटिव, और क्यूमुलेटेड डिफरेंस कितना आ गया, 0। यानी कि इस महीने में अब ये क्यूमुलेटेड डिफरेंस कैसे आया, ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो डी आ गया क्यूमुलेटेड डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये है कि ये बड़ी सिंपल सी एक रिपोर्ट है, इसको बनाने के बाद आप पूरे साल की जो एंट्री की समरी है उसको एक पेज में या चंद लाइनों में देख सकते हैं कि आपके अकाउंट्स में क्या चल रहा है, आपकी रिटर्न में क्या चल रहा है। अगर आप इस तरीके से डाटे को एनालाइज नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि जो डायरेक्शन है वो क्लियर ना हो। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर में सेल आ रही थी 100, अब रिटर्न के अंदर हमने शो कर दी जी 90। ठीक है, अब ये जो सेल है किस वजह से डिफरेंस है, रिटर्न के अंदर हमने कम क्यों शो की, क्या रीज़न थी, और उसके ऊपर हमारे पास डिटेल अवेलेबल होगी। जब आप 10 को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ऑब्वियसली हम इसको प्रूव भी करेंगे कि भाई 10 क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ। ये भी चांसेस है कि जी ये गलती से इनवाइस अपलोड ना हुई हो। तो अगले महीने जाके हमने देखा कि भाई 120 सॉफ्टवेयर की है, रिटर्न में 130 आ रहा है, तो यहाँ पे एक मंथ का एक टेम्परेरी डिफरेंस आ गया कि 10 इस महीने में अंडरस्टेट था और 10 महीने में ओवरस्टेट हो गया, तो क्यूमुलेटिव डिफरेंस कितना हो गया, 0। इस तरीके से चलते चलते आपने यहाँ पे आ जाना है। तो जब यहाँ पे आएंगे तो मेक श्योर कर लें कि डिफरेंस आपका नील होना चाहिए, या अगर अवेलेबल है तो वो लॉजिकल रीज़न के ऊपर और जो उसकी क्लियर एविडेंस के ऊपर लॉजिक के साथ अवेलेबल हो कि अगर 10 या 20 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है तो इस वजह से आ रहा है, ताकि जब फ्यूचर में कोई मसला आता है, नोटिस आता है, तो हम उसका रिप्लाई कर सकें। अब होगा क्या कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर सेल आती है इसको हम डिक्लेयर करते हैं एनुअल सेल टैक्स रिटर्न में। वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, अब छोटी सी एग्जांपल है उसको हम देख लेते हैं और उसी के ऊपर हमारे पॉइंट है। ये सेल है, उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये जनाब जीपी है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये हम ये कहते हैं कि जी नेट प्रॉफिट है। टैक्स हम ज्यूम नहीं कर रहे। हमने जनाब सबसे पहले देखें ये सारे जो चीज़ें हैं, ये इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो हमने ये बनानी है, यानी कि इस तरीके से अकाउंट्स बनते हैं और हमने इसको दिखाना है। तो रिकन्सलेशन भी किसकी करनी है, इन्हीं की करनी है। सेल्स के लिए हमने ये समरी बना ली, सेल का लेजर हमारा ओके हो गया कि भाई सेल्स हमारा मैच है रिटर्न के साथ और हमारे लेजर्स के साथ।
फिर आता है कॉस्ट ऑफ सेल। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल के लिए भी हम वही डिटेल बनाएंगे। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल की, यानी कि बड़ी मैच्योरिटी के साथ आपने ये चीज़ें देखनी है ताकि गलती ना हो कहीं पे। ठीक है, जुलाई से हम ये कहते हैं जून तक हमने बना लिया। यहाँ पे हम कहते हैं कि जी जो कॉस्ट है एज पर लेजर, यानी कि लेजर के अंदर क्या कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है सिस्टम के अंदर, यानी कि ये क्या आ रही है, और एज पर रिटर्न सेल टैक्स रिटर्न या नेक्जर एफ। नेक्जर एफ में हमने 3-4 लेक्चर देखे। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल में हमने स्टडी किया कि नेक्जर एफ में जो कंजम्पशन होती है बेसिकली इन दोनों का कंपैरिजन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 100 मिलियन यहाँ पे लेट्स इसी की एग्जांपल लेते हैं कि 100 मिलियन सेल थी, तो 70 मिलियन अगर कंजम्पशन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 70 होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगले महीने में यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 60 है तो 20 किस वजह से है, इसका डिफरेंस होना चाहिए। सेम उसी तरीके से रिपोर्ट बनेगी, डिफरेंस और एक्यूमुलेटेड डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि कम है। ये क्यों हम बात कर रहे हैं कि कम है ज़्यादा है, उसकी रीज़न ये है कि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपको प्रॉफिट को, कि अगर कॉस्ट ज़्यादा और हमने कम दिखाई है फिर प्रॉफिट ज़्यादा है और ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर हम ज़्यादा टैक्स देंगे, हमारे लिए लॉस है। अगर कॉस्ट कम है और हमने ज़्यादा दिखा दी है तो कम प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट कम होगा तो गवर्नमेंट ने ये कहना है कि भाई आपका जीपी कम है, मुझे आप डाटा एनालाइज करवाएं, चेक करवाएं, आपका नेगेटिव डिफरेंट बता रहा है, लेजेस डिफरेंट बता रहे हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होना था, कम है तो मुझे टैक्स कम मिला है। तो दोनों के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमने अभी यहाँ पे स्टडी कर लिए। तीसरा पॉइंट क्या आता है, एक्सपेंस की कंप्लाइंस। अब एक्सपेंस की कंप्लाइंस में क्या होता है, मैं अगर सिंपल सी एग्जांपल लूँ तो हम ये कहते हैं उसी तरीके से सेम हमने कहा कि जी यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस है, उसके बाद हम कहते हैं कि जी ऑफिस एक्सपेंसेस है, फिर हम कहते हैं जी आफ्टर सेल के हमारा कुछ हेड है उसके भी एक्सपेंसेस हैं, फिर हम कहते हैं जी हमारा कैरेज भी है, और साथ ही हम जनाब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, साथ ही हम ये भी कह देते हैं कि अदर हमारे एक्सपेंसेस हैं, और जनाब कोई प्रोडक्ट की डिसमेंटलिंग्स हैं उसके एक्सपेंसेस हैं, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस हैं। अब यहाँ पे एनालाइज हमने ये करना है कि फॉर एग्जांपल इस इन सब का जो टोटल है ना, सिंपल से आपने एक स्टेटमेंट बनानी है। वो क्या होगा कि लेट्स से ये है सैलरी, दो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ये है ऑफिस एक्सपेंस के लेजर के अंदर सैलरी आ रही है 120 मिलियन, और टैक्स कितना जमा हुआ है टोटल, तो फॉर एग्जांपल टैक्स हमने जमा कराया 10 मिलियन, तो परसेंटेज ऑफ टैक्स ऑन एवरेज यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 120, हम ऑन एवरेज कितने परसेंट टैक्स जमा करवा रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये परसेंटेज, अब इसको एनालाइज कैसे करना है कि सैलरी के केस में चूंकि स्लैब रेट है, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि मंथली भी हम चेक कर रहे होंगे, एनुअली हम देखेंगे हमारा सैलरी में ऑन एवरेज इतना टैक्स जमा हुआ है। ऑफिस एक्सपेंस में नॉर्मली बीटीएल यानी कि बिलो टैक्सेबल लिमिट एक्सपेंस होते हैं, पैटी एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ बड़े एक्सपेंसेस होते हैं जिसके ऊपर हम टैक्स भी जमा करवाते हैं। चांसेस हैं कि आपका ऑफिस एक्सपेंस लेट से है 20 मिलियन, उसमें से 15 मिलियन के ऊपर तो आपने टैक्स ही डिडक्ट नहीं किया, 5 के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने आपने जनाब 8% या 9% जमा करवाया हुआ है, तो टोटल टैक्स जो बनता है उसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे जो टैक्स डिपॉजिट करवाया है और जो टोटल फिगर है। तो अगर आप सेक्शन 153 देखें, ये मैं आपको एक एनालिटिकल पॉइंट बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स हैं कैसे चेक करते हैं। वो ये देखते हैं, वो कहते हैं जी सप्लाई ऑफिस एक्सपेंस में सब्सिडीज भी होती हैं सप्लाई भी होती हैं, तो सप्लाई और सब्सिडीज का जो रेट है वो सब्सिडी सप्लाई का रेट 4% और 4.5 है इन केस ऑफ फाइलर, और सब्सिडीज में 8 और 10 आता है। वो ये कहते हैं कि जी मिनिमम जो परसेंटेज है ना वो है 4%। नोटिस भेजने से पहले सबसे पहले ऑफिसर क्या करता है कि जो टैक्स जमा हुआ है और जो एक्सपेंस आ रहा है उसको चेक करता है ये कितने परसेंट है। तो अगर तो ये फिगर निकला है 4% या उससे ज़्यादा यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो वो इसको सम टाइम इग्नोर करता है, वो कहता है हाँ जी इन्होंने कुछ ना कुछ जमा करवाया हुआ है। लेकिन अगर ये फिगर ही 1% हो, 2% हो या 0% के करीब हो, तो फिर आपको कड़क का नोटिस आएगा कि ये आपका जनाब एक पर्चा आ गया आपके पास, इसका आप कड़क से हमें जवाब दे दें। ठीक है, हमें बता दें कैसे करना है, किस तरीके से होगा, नहीं हुआ तो जमा करवाएं। इसी वजह से रिटर्न फाइल करने से पहले भाई साहब हमें पता होना चाहिए कि हमारे अकाउंट्स किस स्टेज पे जा रहे हैं, फ्यूचर में क्या रिस्क है, किसको इसको कैसे कवर करना है, किस तरीके से डिक्लेयर करना है, क्या हमने कोई अकाउंट है चेंज करने, एडजस्टमेंट करनी है, कोई गलती तो नहीं होगी ऑफिस एक्सपेंस में, कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं जनाब जो रिपोर्ट नहीं करने थे यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो हमने पार्ट कहाँ पे देखना है, हर स्टेज में मैनेजमेंट अकाउंट्स एडजस्टमेंट। सम टाइम ये होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं
जो कंपनी के अंदर या ऑनर मैनेज बिजनेस में चल रहे होते हैं, लेकिन वो टैक्स में डिक्लेयर नहीं होते, वो सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंट्स का पार्ट होते हैं, कोई फैमिली एक्सपेंसेस होते हैं जो कि वो कहते हैं जी टेम्परेरी आप बुक कर लें, बाद में आपको वापस मिल जाएंगे। तो भजन हमने सारी के सारे लेजेस देखने हैं कि कोई ऐसी एंट्री गलती से जो मैनेजमेंट अकाउंट्स का पार्ट है वो रिपोर्ट तो नहीं हो रही। तो अगर वो हमने रिपोर्ट कर दी तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, वो डिक्लेयर कर देंगे हमें टैक्स देना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो हम शो कर रहे हैं और प्रॉफिट से हम माइनस करेंगे। हर वो चीज़ जो हम यहाँ से प्रॉफिट में एक्सपेंस की फॉर्म में माइनस करेंगे, हमारे ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि आपने प्रॉपर टैक्स विदहेल्ड किया था, जमा करवाया था, उसका हमें डॉक्यूमेंट दें। तो अगर गलती से जनाब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो 20 मिलियन की, ऑनर कहें कि जी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लें, मेरा फलां दोस्त वापस कर देगा तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, और आप भूल गए हैं और 20 रिकॉर्ड कर दिया, तो भाईजान 20% के 20 मिलियन के ऊपर 4 या 4.5% के ऊपर आप रेडी रहें, जो कि 8-9 लाख की अमाउंट बनती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी नेग्लिजेंसी, हमारे रिव्यू ना करने की वजह से जो बिजनेसमैन है उसको लॉस होगा। अगर आप खुद हैं तो आप खुद लॉस है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी वजह से कंपनी को या बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने जून क्लोजिंग से पहले देखना है। ये एंड पे जाके भी आप देख सकते हैं, आज ही इसको एनालाइज भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे, हर किसी जो आप जब भी आपको टाइम मिलता है, इससे बेहतर आपके पास पॉइंट होंगे। लेकिन मैंने अपने चूंकि एक्सपीरियंस और एनालिसिस पे बताया है कि एटलीस्ट इन पॉइंट्स को लाजमी चेक करें। इनमें आपका पूरा देखें, हमने पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्कस कर लिया है, तो यही हमने रिकॉर्ड करना होता है। तो पूरा प्रॉफिट लॉस हमने डिस्कस कर लिया है, उसको रिव्यू कर लिया है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका कोई अपना स्टाइल हो सकता है चेक करने का, मेरा अपना है, लेकिन पर्पस यही है कि हमने कोई अननेसेसरी या अन जो जिसकी कंप्लाइंस नहीं हुई उसको टाइमली आइडेंटिफाई करना है कि ये कंप्लाइंस नहीं है, इसको हमें रिपोर्ट करना चाहिए या हमें किस तरीके से हैंडल करना है। वैसे तो मैंने काफ़ी बार बताया, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, मैंने हर लेक्चर्स में बताया है कि ये जो काम हम कर रहे हैं किस किस स्टेज पे करना है, हमें इनको प्रॉपरली हर महीने रिकंसाइल करना चाहिए ताकि हमारे हर महीने सही रहे। लेकिन अगर किसी वजह से हम नहीं कर सके, क्वार्टरली कर लें, बायो एनुअली कर लें, अगर फिर भी नहीं कर सके तो जून क्लोजिंग हमारे पास एक फाइनल अपॉर्चुनिटी होती है जिसके अंदर हमने इसको लाजमी रिव्यू करना है। कोई क्वेश्चन वो मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। एक लास्ट जो छोटी सी कह लें कि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि देखिए आप सबको पता है कि मेरी एक फुल टाइम जॉब है और मैं एक सीनियर मैनेजर हूँ, और उसमें मेरे पास ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जिसको मैंने देखना है, रिव्यू करना है, मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शंस हैं, टीम है मेरे पास 20-25 लोगों की, उनको मैनेज करना है, फिर डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट, तो काफ़ी इश्यूज रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि जॉब में क्या स्केड्यूल होता है। तो मुझे मैसेज रिसीव होते हैं बेशुमार। अब जो लोग तो स्टूडेंट्स हैं उनके तो मेरे पास नंबर सेव होते हैं, उनको मैं रिप्लाई लाजमी करता हूँ, लेट होता है लेकिन मैं लाजमी करता हूँ। लेकिन जो जनरल पब्लिक है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले चैनल पे, मैंने 300-400 वीडियोस पड़ी हुई हैं, मेरे ख्याल में 350 प्लस वीडियो हैं चैनल पे, तो तकरीबन हमने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। वहाँ पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके उनको देख लिया करें। अगर आपको कोई इशू हो तो आप किसी भी वीडियो पे कोई कमेंट्स कर लें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि उसको मैं जो एक जगह पे रिप्लाई करना मेरे लिए ईजी है। लेकिन अगर मुझे इंडिविजुअल व्हाट्सएप आएंगे तो उस टाइम मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। फिर सम टाइम मुझे रात को 2 बजे अगर टाइम मिलता है तो मैं 2-4 मैसेज को रिप्लाई करता हूँ, दिन में मिलता है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन हर किसी को रिप्लाई करना फिर आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है। और चूँकि हर किसी की क्वेरीज होती है और उसको फिर मैं इग्नोर जल्दी से भी नहीं आंसर दे सकता, सोच समझ के स्टडी करके फिर आंसर दिया जाता है ताकि मेरी वजह से आपका नुकसान ना हो। तो इसलिए इसको समझें, और इसमें क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो मैसेज करते हैं कि जी हम चैनल देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, तो भाई अपने आप को मेरी सिचुएशन पे ला के देखें कि मैं एक बंदा 20,000 जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से डेली के अगर 500-600 भी मैसेज में जाए तो मैं किस तरीके से रिप्लाई करूँगा। किसी दिन मैं अक्सर आपको स्क्रीनशॉट दिखा भी देता हूँ व्हाट्सएप का, तो अगर मैं किसी दिन आपको शो भी करूँगा कि मेरे पास कल शाम तक कितने थे और आज शाम तक कितने, तो एक दिन में तकरीबन 800-900 प्लस मैसेज आ जाते हैं। 500-600 मैसेज तो नॉर्मल है। तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी सिचुएशन को समझें, और थोड़ा आप इसको एनालाइज भी करें, और कोशिश किया करें कि चैनल को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि मेरे लिए मैनेज करना फिर मुश्किल होता है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करता। लेकिन इशू ये है कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है और मैनेज करना मेरे लिए इशू रहता है। तो इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करें। अगर मैं किसी वजह से रिप्लाई नहीं करता तो आप चैनल कमेंट्स बॉक्स यूज़ कर लिया करें, या सम टाइम अगर आपके पास टाइम हो तो आप कॉल कर लिया करें। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं लाजमी उसका रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।